नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना पार्ट 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: समस्थानिक एवं संभारित और रदरफोर्ड मॉडल के दोष। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समस्थानिक एवं संभारित। समस्थानिक वह परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो समस्थानिकों में परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। अब उदाहरण के तौर पर समस्थानिक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कार्बन। अब कार्बन 6, कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, यानी जिसमें 6 प्रोटॉन के अलावा 6, 7 तथा 8 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर 6, 7, 8 न्यूट्रॉन होंगे तो उनका परमाणु द्रव्यमान जो है वो 12, 13 एंड 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं वो होते हैं 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 एंड 6 कार्बन 14। इसके अतिरिक्त क्लोरीन परमाणु जिसमें 17 प्रोटॉनों के अलावा 18 तथा 20 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसी प्रकार क्लोरीन के भी दो समस्थानिक होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या में अंतर देखने को मिलता है। अब इसको हम यहाँ पर इस प्रकार भी कह सकते हैं 17Cl35 एंड 17Cl37। तो इस प्रकार से 17Cl35 एंड 17Cl37 जो है वो आपस में समस्थानिक होंगे। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है जिसे प्रोटियम 1H1 कहते हैं। जो यहाँ पर ये वाला 1 है ये परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करेगा, जबकि ये वाला 1 जो है ये द्रव्यमान संख्या को यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। शेष हाइड्रोजन परमाणु में दो समस्थानिक होते हैं जो कि है ड्यूटेरियम। इसे 1D2 यानी कि एक इसमें प्रोटॉन की संख्या, दो इसका परमाणु द्रव्यमान, या एक इसका परमाणु क्रमांक और दो इसमें परमाणु द्रव्यमान, जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। और ट्राइटियम यानी कि 1T3, 1 इसका परमाणु क्रमांक, 3 इसका परमाणु द्रव्यमान, जिसमें 1 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जो कि है प्रोटियम 1H1। इसका अर्थ है कि इसमें एक प्रोटॉन होगा, 0 न्यूट्रॉन होगा। इसी कारण इसका परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान 1+0 यानी कि द्रव्यमान संख्या भी 1 है। दूसरा समस्थानिक है इसका ड्यूटेरियम यानी कि 1D2। इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन होने के कारण इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या 1+1 2 हो जाती है। इसके अतिरिक्त तीसरा जो समस्थानिक है वो है ट्राइटियम, जिसे 1T3 से प्रदर्शित करते हैं। एक इसका परमाणु क्रमांक होता है क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है। इसके अतिरिक्त 3 इसका द्रव्यमान संख्या है क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3 आता है जो कि इसके परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं और तीनों में न्यूट्रॉन का अंतर मिलता है। बाकी तीनों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, केवल न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटियम में 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में 2 होती है। संभारित समान द्रव्यमान संख्या परंतु
भिन्न परमाणु संख्या के परमाणु होते हैं। उदाहरण के लिए 6 कार्बन 14 तथा 7 नाइट्रोजन 14। तो समभारित में द्रव्यमान संख्या समान होती है, परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के तौर पर 6 कार्बन 14 तथा 7 कार्बन 14, दोनों की द्रव्यमान संख्या जो है वह 14 है, जबकि दोनों के परमाणु क्रमांक भिन्न है। तो परमाणु क्रमांक भिन्न का अर्थ है कि दोनों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होगी। परमाणु के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होती है। अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार दर्शाते हैं। अब जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं, और समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो समान होती है। यही कारण है कि जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण जो हैं वो समान होते हैं। अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार दर्शाते हैं। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 2.1 को समझ लेते हैं। इसमें पूछा गया है 35 Br80 में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। अब जो ये 35 है ये इसका परमाणु क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक किसी परमाणु का जितना भी होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होंगे, और उदासीन अवस्था में उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका अर्थ है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, जो कि है 35। अब न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो नाभिक में अगर हम द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों को जोड़कर द्रव्यमान संख्या निकल जाती है। अब द्रव्यमान संख्या 80 हमें पता है, प्रोटॉन की संख्या 35 हमें पता है, तो दोनों को माइनस करने पर 80 माइनस 35 आ जाएगा 45। तो ये न्यूट्रॉनों की कुल संख्या यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 2.2 समझ लेते हैं। किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18, 16 तथा 16 है। इसका प्रयुक्त प्रतीक लिखिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो 18 है लेकिन प्रोटॉन 16 है। अब प्रोटॉन 16 का अर्थ है कि 16 ही इसका परमाणु क्रमांक होगा, और 16 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है सल्फर। अब अगर हम इसका द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या है यहाँ पर कितनी, 16। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 16, तो 32 इसका द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 18 है। अब प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उदासीन स्पीसीज के लिए। इसका अर्थ है कि ये उदासीन स्पीसीज नहीं है। अब 16 प्रोटॉन है तो 16 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। 18 इलेक्ट्रॉन आने का कारण यह है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को कहीं से ग्रहण किया होगा। तो इसका जो प्रतीक हो जाएगा वो हो जाएगा 16 सल्फर 2 नेगेटिव, और इसका परमाणु द्रव्यमान 32। इस प्रकार इसमें 16 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन एवं 32 इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इसका यहाँ पर प्रतीक होगा। अब हम समझते हैं रदरफोर्ड मॉडल के दोष। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल सौर मंडल का एक छोटा रूप था, जिसमें नाभिक को भारी सूर्य की तरह और इलेक्ट्रॉन को हल्के ग्रहों की तरह सोचा गया था। यदि पिंड किसी कक्षा में स्थिर वेग से गति कर रहा हो तो भी दिशा परिवर्तन के कारण उसमें त्वरण होना चाहिए। अतः नाभिकीय मॉडल में कक्षाओं में घूमते ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन का भी त्वरण होना चाहिए। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेशित कणों को
विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जित करना चाहिए। इसीलिए उनको ग्रहों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ग्रह तो आवेशित नहीं होते हैं। इसलिए किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के विकिरण उत्सर्जित होगा। अगर किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है तो वो विकिरण को उत्सर्जित करेगा। इस विकिरण के लिए ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक गति से प्राप्त होगी। इस प्रकार कक्षा छोटी होती जाएगी। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। अब रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर एक समान रूप से गति करते हैं और वहां पर जो है वो विद्युत स्थैतिक बल होता है। इसके बाद जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल जी ने कहा है कि अगर कोई आवेशित कण मोशन करता है, घूमता है, तो वह जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जित करेगा। और विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जित करेगा तो उसका जो कक्षा है वो पहले की तुलना में छोटी हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन का जो कक्षा है वो धीरे धीरे छोटी होकर एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या यहाँ पर नहीं कर पाता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का एक दूसरा गंभीर दोष यह है कि परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है। अर्थात इससे यह पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इनकी ऊर्जा क्या है। तो ये इस प्रकार रदरफोर्ड का जो दूसरा पॉइंट है, ये इस प्रकार ये एक दूसरा दोष है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।